हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक है ईयर। ईयर के अंदर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। स्ट्रक्चर में तीन पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एक्सटर्नल ईयर के बारे में। एक्सटर्नल ईयर जो बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है कार्टिलेजिनस टिश्यू से। ये वाला जो पार्ट है ये किससे बना हुआ होता है? कार्टिलेजिनस टिश्यू से बना हुआ होता है। और ये इसका कुछ पार्ट बना हुआ होता है बोनी स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है कुछ पार्ट। एक्सटर्नल ईयर के अंदर मेजर पार्ट्स आते हैं दो। दो कौन से? एक तो ईयर पिन्ना और दूसरा होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, या फिर उसको ईयर कैनाल भी बोल सकते हैं। वैसे तो और भी काफ़ी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हेलिक्स, लोब्यूल, लेकिन अपन अभी सिर्फ दो पार्ट्स की बात करेंगे, पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। फिर उसके बाद में आता है मिडल ईयर। मिडल ईयर के अंदर पार्ट होते हैं चार। पहला होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जो क्या करता है? एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर को सेपरेट करता है। तो पहला हो गया टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसको अपन ईयर ड्रम या फिर कान का पर्दा भी बोल देते हैं। तो ये क्या करता है? एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर को सेपरेट करता है। दूसरा इसके अंदर आता है ओसिकल्स। ओसिकल्स क्या होते हैं? ओसिकल बोलते हैं अपन बोन्स को। बोन बोल दो या ओसिकल बोल दो, एक ही चीज़ है। तो बोन कितनी होती है? तीन। कौन सी? MIS, मेलस, इनकस और स्टेपिस। सेकेंड पार्ट हो गया इसका ये। थर्ड इसके अंदर आती है मसल्स ऑफ इनर ईयर, मसल्स ऑफ मिडल ईयर। इसके अंदर दो मसल्स होती है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये होती है मिडल ईयर मसल्स। तो ये आ गया थर्ड पार्ट। फिर इसके बाद में आता है अपना फोर्थ पार्ट, जो कि है स्टेचियन ट्यूब। ये क्या करता है? मिडल ईयर से स्टार्ट होती है ये ट्यूब, और नेजोफेरिंग्स में ये ट्यूब ओपन हो जाती है। तो ये हो गए इसके चार पार्ट। फर्स्ट पार्ट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, सेकंड हो गया ओसिकल्स, थर्ड हो गया मिडल ईयर मसल्स, और फोर्थ हो गया स्टेचियन ट्यूब। फिर उसके बाद में जो ये स्टेपीज है, ये क्या काम करती है? कनेक्ट करती है ओवल विंडो से। ये किससे कनेक्ट होती है? कनेक्ट विद ओवल विंडो। ये वाली बोन है, ये ओवल विंडो से यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी। फिर आता है इनर लेयर। इनर लेयर के दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ये कोक्लिया, जो किस काम में आता है? अपने सुनने के काम में, हियरिंग के अंदर, हियरिंग। सेकंड होता है वेस्टिब्यूल, जो क्या करता है? बैलेंस, हेल्प इन बैलेंस। ये हो गए पार्ट्स ऑफ ईयर। अब इसके आगे डिटेल स्टडी के लिए अपने को ईयर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है 22वें दिन पे, जब बच्चा पेट में होता है। और जब बच्चा 20 वीक का होता है तब उसकी फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। तो अब पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ईयर। जैसा अभी थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ के आए हैं एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर के कितने पार्ट्स थे? टू पार्ट्स थे, ईयर पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। मिडल ईयर के चार पार्ट थे, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, मिडल ईयर ओसिकल, मतलब वो तीन बोन थी। तीसरा है मिडल ईयर मसल्स और स्टेचियन ट्यूब चौथा। फिर इनर ईयर को दूसरे किस नाम से जानते हैं? लेब्रिंथ के नाम से। और इसके टू पार्ट्स होते हैं, वेस्टिब्यूल और कोक्लिया। फिर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सटर्नल ईयर के बारे में। एक्सटर्नल ईयर के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे पिन्ना। जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है, यही होती है पिन्ना, ईयर पिन्ना इसको ही बोलते हैं। इसके पार्ट्स होते हैं, मेजर पार्ट्स होते हैं इसके पांच। हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, एंटी ट्रेगस, लोब्यूल, जो ये नीचे लटक रहा है ईयर के अंदर, और ट्रेगस जो अपन कान में उंगली वगैरह डालते हैं, तो जो ये ऊपर की तरफ जो निकली हुई स्किन है, यही होती है ट्रेगस। तो अभी अपन पढ़ेंगे ईयर पिन्ना क्या होता है। ईयर पिन्ना इज मेड अप ऑफ सिंगल इलास्टिन कार्टिलेज। इलास्टिन कार्टिलेज से बना हुआ होता है। ईयर पिन्ना कंटेन्स एलिवेशन एंड डिप्रेसेंट एंड दीज फोल्ड्स आर यूनिक इन नेचर। और ये जो फोल्ड्स होते हैं ये यूनिक इन नेचर होते हैं। कार्टिलेज ऑफ ट्रेगस इज यूज्ड इन राइनोप्लास्टी एंड टिम्पेनोप्लास्टी। अब राइनोप्लास्टी एंड टिम्पेनोप्लास्टी क्या होती है?
राइनोप्लास्टी का मतलब होता है कॉस्मेटिक सर्जरी, जैसे कि किसी की नाक टेढ़ी होती है, राइनोप्लास्टी, जैसे कि किसी की नाक टेढ़ी होती है तो वो सर्जरी करवा के सीधी करवाते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ से कट करेंगे और वो उसी पार्ट से सर्जरी करके और उसकी नाक की सर्जरी होगी, मतलब ये ट्रेगस की हेल्प से उसकी सर्जरी होगी। या फिर टिम्फेनोप्लास्टी, सैंपल ऑफ लेप्रोसिस कलेक्टेड फ्रॉम लोब्यूल ऑफ ईयर पिना। अब सैंपल कहाँ से लेते हैं, यहाँ से ईयर ईयर पिना, मतलब ये लोब्यूल से सेंटर ले वो सैंपल कलेक्ट करते हैं। फिर इसी के अंदर एक सब टाइप है बॉक्सर ईयर या कॉलीफ्लावर ईयर। क्या होता है बॉक्सर ईयर, डिजनरेटिव चेंजेस इन ईयर पिन्ना कार्टिलेज ड्यू टू continuous इरिटेशन मेनली सीन इन बॉक्सर्स रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। मतलब कि जैसे कि एक इमेज से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे ये फाइटर होते हैं, बॉक्सर होते हैं, इनके ईयर कुछ इस तरीके से हो जाते हैं, बार बार या चोट लगने की वजह से या बार बार मारने की वजह से इनके ईयर ऐसे हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन कॉलीफ्लावर ईयर या फिर बॉक्सर्स ईयर। Reconstruction surgery of ear pinna should be done after 6 year of age because ear pinna gets its adult size at 6 year of age। मतलब बच्चों के अंदर अगर ये ईयर पिन्ना की सर्जरी करवानी है तो वो कब होगी, 6 साल से बड़े बच्चे में, क्योंकि तब तक 6 साल तक के बच्चे के अंदर ईयर पिन्ना फुल्ली डेवलप हो जाता है, उससे पहले नहीं होगा। फिर आता है ओटाइटिस एक्सटर्ना या फिर स्विमर्स ईयर। क्या होता है, ये भी एक एक्सटर्नल ईयर की डिजीज़ है, जैसे कि ये ओटाइटिस उसकी है, जैसे ये रही ईयर कैनाल की डिजीज़ है। इसके अंदर क्या होता है, ईयर कैनाल के अंदर से ये जो वाला पार्ट है कार्टिलेजिनस पार्ट, यहाँ से क्या होता है ड्रेनेज चालू हो जाता है, स्वेलिंग रेडनेस ऐसे हो जाती है, तो इसी को बोलते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना। जैसे दूसरी इमेज से देखते हैं इसको, जैसे कुछ इस तरीके से ये वाला जो पार्ट है ये है स्विमर्स ईयर, मतलब जो स्विमिंग करते हैं या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी उससे होता है। तो ओटाइटिस एक्सटर्ना क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ एक्सटर्नल ईयर, मोस्ट कॉमनेस्ट रीजन ऑफ स्यूडोमोनाज, फंगल इन्फेक्शन ऑफ ईयर इज नोन एज ओटोमाइकोसिस। मतलब जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, ओटोमाइकोसिस। और जो मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन जो रिस्पॉन्सिबल होता है ओटोमाइकोसिस के लिए, उसका नाम होता है एस्परगिलस एस्परगिलस। फिर पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ ईयर पिना ड्यूरिंग ईयर मेडिकेशंस। तो इन चाइल्ड्स, चाहे बच्चों के अंदर मतलब दवाई कैसे डालते हैं, इसका मतलब ये है बच्चों के अंदर कैसे डालेंगे, कान को बाहर की तरफ खींचेंगे और नीचे खींचेंगे, और बड़ों के अंदर इन अडल्ट बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ। तो ये दो तरीके होते हैं डालने के, बच्चों के अंदर बाहर की तरफ खींचेंगे और ऊपर की तरफ, और बड़ों के अंदर बाहर की तरफ और नीचे की तरफ। अब एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एस शेप कैसी होती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की, एस शेप होती है, और उसकी लेंथ कितनी होती है, 24 mm उसकी लेंथ होती है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स। अब ये 2 टाइप की होती है, कार्टिलेजिनस पार्ट एंड बोनी पार्ट। कार्टिलेजिनस पार्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, ये वाला, ये जो पार्ट है ये है कार्टिलेजिनस पार्ट, और ये है बोनी पार्ट, ये यहाँ तक, ये है बोनी पार्ट और ये है कार्टिलेजिनस पार्ट। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। तो कार्टिलेजिनस पार्ट क्या होता है, आउटर 1/3 एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इज नोन एज कार्टिलेजिनस पार्ट, और इनर 2/3 पार्ट इज नोन एज बोनी पार्ट। आउटर पार्ट की आउटर पार्ट की लेंथ कितनी होती है, 8 mm, और इनर पार्ट की 16 mm। कार्टिलेजिनस जो पार्ट होता है वो मूवेबल होता है, और बोनी पार्ट होता है वो नॉन मूवेबल होता है। अब कार्टिलेजिनस पार्ट कंटेन फाइन हेयर एंड सेरोमिनस ग्लैंड, एंड बोनी पार्ट कंटेन टेम्पोरल बोन। बोनी पार्ट इज द पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। अब सेरोमिनस ग्लैंड क्या होती है, जो सेरोमन सीक्रेट करती है। अब सेरोमन क्या होता है, द नॉर्मल सीक्रेशन ऑफ, अब जो ईयर के अंदर अपने वो चिपचिपा जो पार्ट बाहर निकलता है उसको बोलते हैं सेरोमन। अब सेरोमन प्लस डस्ट, मतलब उसके अंदर अगर डस्ट मिल जाए तो वो वैक्स बन जाता है।
वैक्स वैक्स एक्यूमुलेशन इज द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कंडक्टिव हेयर लॉस। द बेस्ट वे ऑफ रिमूव द वेस्ट इज ईयर इरिगेशन। ईयर इरिगेशन क्या होता है, इसके अंदर जैसे अपन एक प्रोब लेंगे और उसकी हेल्प से, अब ये यहाँ पे अपन जहाँ जैसे ये वैक्स समय ना, तो इसके ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएंगे इसका सॉल्यूशन का, डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे ईयर ड्रम पे भी नहीं लगाएंगे, इसका फोर्स यहाँ पे लगाएंगे, फिर ये यहाँ पे जाएगा और फिर ये सॉल्यूशन बाहर आ जाएगा और ये वैक्स साफ हो जाएगी। तो ये होता है ईयर इरिगेशन। द डायरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज अबोव द वैक्स, मतलब वैक्स से ऊपर अपने को डायरेक्शन रखनी है। डू नॉट अप्लाई एनी सॉल्यूशन डायरेक्टली ऑन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। डायरेक्ट अपने को टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं डालना है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल स्टार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, ओपनिंग एंड एंड ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर के फंक्शन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, कंडक्शन ऑफ साउंड वेव्स। अब इसके बाद बात करेंगे मिडल ईयर की। तो मिडल ईयर के कितने पार्ट होते हैं, 4। पहला होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम। सेकेंड होते हैं ओसिकल्स, जिसमें कि 3 बोन आती है, इनकस, स्टेपीज। और थर्ड होता है यूस्टेशियन ट्यूब। अब पहले की बात करते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या फिर इसको बोलेंगे मायरिंजिस या फिर ईयर ड्रम यानी कान का पर्दा। वैसे तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं किसको, मिडल लेयर ऑफ ईयर को, लेकिन सही नाम तो का ये जो ईयर ड्रम का सही नाम है वो है मायरिंजिस। अब इसका कलर क्या होता है, पर्ली ग्रे या फिर पर्ली वाइट। किसका, कान के पर्दे का कलर क्या होता है, पर्ली ग्रे या फिर पर्ली वाइट। डायमेंशन क्या होती है इसकी, 10 इंटू 9 इंटू 0.9 mm। 10 इसकी लेंथ हो गई, 9 हो गई इसकी विड्थ और 0.9 हो गई इसकी थिकनेस। अब बात करते हैं वैसे ओवरऑल थिकनेस कितनी होती है इसकी, 0.1 mm। अब इंस्ट्रूमेंट नीडेड फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज ओटोस्कोप। ओटोस्कोप कैसा होता है दिखने में, ओटोस्कोप होता है कुछ इस तरीके का होता है, जो अपने को क्या, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को देखने में हेल्प करता है। किस तरीके से देखते हैं, कुछ इस तरीके से आता है ये। और इस तरीके से अपन क्या देखते हैं, ईयर ड्रम को, यहाँ पे लाइट रेस डाल के ईयर ड्रम को देखते हैं। ये है ओटोस्कोप, ईयर कैनाल के थ्रू लाइट रेस डाल के इसको ये देखने में हेल्प करते हैं। टिम्पेनिक मेक्स एन एंगल ऑफ 55 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, मतलब ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होती है, जो एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर को सेपरेट करती है, वो एकदम ऐसे सीधी नहीं होती है। कैसे होती है, 55 डिग्री के एंगल पे होती है। पार्ट्स ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, यानी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के कितने पार्ट हैं, तो कितने पार्ट होते हैं, 2। पहला तो होता है पारस टेंसा, यानी ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है, लोअर पार्ट होता है मूवेबल, इसका नाम होता है पारस टेंसा। और ये कितना होता है, 2/3 ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, यानी ज़्यादा बड़े वाला पार्ट होता है वो मूवेबल होता है नीचे की तरफ वाला, और ये 2/3 पार्ट होता है, यानी ऊपर वाले से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है ये। और ऊपर वाला पार्ट होता है पारस फ्लेसिडा, ये 1/3 होता है और नॉन मूवेबल होता है। अपर की साइड, जो ऊपर की साइड जो पार्ट होता है वो नॉन मूवेबल और हार्ड होता है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाता। अब बात करते हैं कोन ऑफ लाइट की। कोन ऑफ लाइट क्या होता है कि इसके अंदर अपने को जो ईयर का उम्बू पार्ट होता है, लाइट उस पार्ट से मेलस को देखना है, यानी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को देखना है, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। इफ द कोन ऑफ लाइट इज ऑन 5 o'clock राइट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये है कि अब जैसे घड़ी के अंदर जैसे 5 बज रहे हैं, तो वो किसके ऊपर रहेगा, वो 5 वाला, जिस डायरेक्शन में 5 होता है ना घड़ी के अंदर,
उस जगह पे अगर वो रहा क्या, लाइट का रिफ्लेक्शन उस जगह पे पड़ा, तो उसको बोलेंगे वो कौन सा ईयर ड्रम होगा, राइट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, यानी वो राइट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होगी। और अगर 7 o'clock वाली जगह पड़ा लाइट का रिफ्लेक्शन, तो वो होगा लेफ्ट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे मेरेंजाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज नोन एज मेरेंजाइटिस। टिम्फेनाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल ईयर इज नोन एज टिम्फेनाइटिस। मायरेंजियोस्टोमी क्या होता है, आर्टिफिशियल ओपनिंग इन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्फेनोप्लास्टोमी क्या होता है, आर्टिफिशियल ओपनिंग इन मिडल ईयर। इन दिस ओपनिंग इज क्रिएटेड इन टिम्फेनिक मेम्ब्रेन। मायरेंजियोप्लास्टी क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ टिम्फेनिक मेम्ब्रेन। टिम्फेनोप्लास्टी क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मिडल ईयर स्ट्रक्चर। इट इंक्लूड मायरेंजियोप्लास्टी प्लस ओसिकुलोप्लास्टी। इसके अंदर किसके साथ साथ, ईयर ड्रम के साथ साथ ईयर की जो बोन्स होती हैं उनकी भी सर्जरी की जाती है। ओसिकुलोप्लास्टी, ओसिकल्स मतलब बोन्स, ओसिकुलोप्लास्टी में क्या होगा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मिडल ईयर ओसिकल्स एंड बोन्स। जो भी मिडल ईयर ओसिकल्स में जो भी बोन है, 3 बोन होती है, मेलस, इनकस एंड स्टेपिस, उनका रिकंस्ट्रक्शन करना क्या बोलते हैं उसको, ओसिकुलोप्लास्टी। मिडल ईयर ओसिकल्स कितने होते हैं, 3, मेलस, इनकस एंड स्टेपिस। मेलस की स्ट्रक्चर होती है हैमर लाइक, कैसी स्ट्रक्चर होती है, जैसे हथौड़ी की शेप होती है वैसी। इनकस की होती है एनविल, मतलब जो जूते बनाता है मोची, तो वो जिस पे रख के बनाता है कुछ उस तरह की उसकी स्ट्रक्चर होती है। फिर स्टेपीज की स्ट्रक्चर होती है स्ट्रपस। स्ट्रपस मतलब जैसे घोड़े पे बैठते हैं तो जिस के अंदर पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं, कुछ उस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब इसको लर्न करने का एक ट्रिक है, मिस को देख के हंसा, मतलब मिस का मतलब मेलस, इनकस, स्टेपिस, हंसा, हैमर, एनविल, स्ट्रेपस। मतलब ये तो हो गई क्या बोन्स, और ये हो गई इनकी स्ट्रक्चर। अब सबसे स्मॉलेस्ट बोन वो बॉडी कौन सी होती है, स्टेपीज। अब मेलस और इनकस जिस जॉइंट से जुड़ी होती है उसको बोलते हैं जॉइन बाय सैडल जॉइंट। किससे जुड़ी हुई होती है, सैडल जॉइंट से। और इनकस और स्टेपीज किस जॉइंट से जुड़ी हुई होती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब ये दोनों जो जॉइंट होते हैं ये कौन से जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट। मिडल ईयर मसल्स कितनी होती हैं, दो दो होती हैं। पहली तो होती है टेंसर टिम्पेनाई और दूसरी होती है स्टेपिडियस। टेंसर टिम्पेनाई कौन सी होती है, जो एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ होती है, किसकी तरफ, ईयर कैनाल की तरफ। और स्टेपिडियस कौन सी होती है, जो अंदर की तरफ होती है। टेंसर टिम्पेनाई तो क्या कौन सी होती है, जो मेलस से जुड़ी हुई होती है। और स्टेपिडियस जो स्टेपीज से जुड़ी हुई होती है, किससे, आगे जाके ओवल विंडो से कनेक्ट करती है। अब टेंसर टिम्पेनाई क्या होती है, इट अटैच टिम्पेनिक मेम्ब्रेन टू मेलस, मतलब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को किससे अटैच करती है, मेलस से। मेलस कौन सी बोन है, फर्स्ट बोन है जो ईयर के स्ट्रक्चर के अंदर है। फिर है इट प्रिवेंट ओवर वाइब्रेशन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, मतलब जैसे कभी अचानक से क्या होता है, डीजे की आवाज़ बजती है या कोई भी गाने बजते हैं बहुत तेज वॉल्यूम में, तो एक बार अपनी इरिटेशन होती है, लेकिन फिर बाद में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या करती है, उस ओवर वाइब्रेशन को ये रोक लेती है, ये मसल कम कर देती है। ये किससे, मतलब कौन सी क्रेनियल नर्व इसको कंट्रोल करती है, सप्लाइड बाय फिफ्थ क्रेनियल नर्व। बात करते हैं स्टेपिडियस की। ये सबसे छोटी बोन है, बोन भी सबसे छोटी है स्टेपीज, और मसल कौन सी है सबसे छोटी, स्टेपिडियस, स्मॉलेस्ट मसल ऑफ बॉडी। इट अटैच ओवल विंडो टू स्टेपीज, ये क्या करती है, ओवल विंडो को स्टेपीज से कनेक्ट करवाती है। इट प्रिवेंट ओवर वाइब्रेशन ऑफ ओवल विंडो, ये क्या करती है, अब कई बार क्या होता है कि ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी जो बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ आ रही है उसके ओवर वाइब्रेशन को ये वाली टेंसर टिम्पेनाई कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो ये उसको कंट्रोल कर लेती है। सप्लाइड बाय फिफ्थ क्रेनियल नर्व। अब इसके बाद में एक नोट, आफ्टर एनी सर्जरी ऑफ स्टेपीज द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेवंथ क्रेनियल नर्व शुड बी असेस्ड। मतलब क्या होगा, कोई भी सर्जरी करवाएंगे ना स्टेपीज बोन की, ये स्टेपीज मसल्स की है, स्टेपीज बोन की, तो क्या करेंगे, सेवंथ क्रेनियल नर्व को असेस करेंगे कि वो
सही से काम कर रही है या नहीं कर रही। फिर बात करते हैं स्टेशियन ट्यूब। ये क्या करती है, मिडल ईयर को क्या करती है, नेजोफेरिंग से, मिडल ईयर से स्टार्ट होती है और नेजोफेरिंग्स में इसकी ओपनिंग होती है। अब बात करते हैं इसकी लेंथ की, तो लेंथ होती है 36 mm। इट स्टार्ट फ्रॉम मिडल ईयर एंड ओपन इनटू नेजोफेरिंग्स। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, मिडल ईयर से, और ओपन कहाँ पे होती है, नेजोफेरिंग्स में। इट हेल्प टू मेंटेन इक्वल प्रेशर बिटवीन मिडल ईयर एंड इन्वायरमेंट। ये क्या हेल्प करती है कि मिडल ईयर और इन्वायरमेंट के अंदर इक्वल प्रेशर रहे, बैलेंस में हेल्प करती है। स्टेशन ट्यूब अटेन इट्स अडल्ट साइज एट 7 ईयर ऑफ एज। स्टेशन ट्यूब जो होती है वो अपनी अडल्ट साइज में कब आती है, 7 ईयर ऑफ एज। मतलब इसकी कोई भी सर्जरी या कुछ भी करवाएं तो 7 कम से कम, मतलब 7 ईयर्स से कम में नहीं होगी, क्योंकि इसकी अडल्ट साइज आने में ही 7 ईयर लगते हैं। इन चिल्ड्रन स्टेशन ट्यूब इज शॉर्टर। बच्चों में स्टेशन ट्यूब क्या होती है, छोटी होती है। हॉरिजॉन्टल एंड स्ट्रेट, मतलब अपने में तो थोड़ी एस शेप में होती है, बच्चों में हॉरिजॉन्टल एंड स्ट्रेट, सीधी होती है। इससे क्या होगा, छोटी रहेगी, सीधी रहेगी, तो नेसोफेरेंजियल इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। स्टेशन ट्यूब इज मोस्ट कॉमनेस्ट रूट ऑफ ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया मतलब मिडल ईयर के इन्फेक्शन का, यानी ये ट्यूब जो है वो सबसे कॉमनेस्ट रूट है किसका, मिडल ईयर के इन्फेक्शन का। स्टेशन ट्यूब जो है उसकी वजह से मिडल ये ओटाइटिस मीडिया होता है। नहीं तो बाहर की तरफ तो किससे प्रोटेक्शन मिलती है अपने को, उस ईयर ड्रम से। किससे, ईयर ड्रम से। फंक्शन ऑफ मिडल ईयर। मिडल ईयर का क्या फंक्शन है, इम्पेडेंस मैचिंग। इम्पेडेंस मैचिंग, इट इज द कन्वर्सेशन ऑफ मीडियम ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम एयर टू वाइब्रेशन। इम्पेडेंस मैचिंग का क्या मतलब होगा कि जो भी साउंड वेव्स आ रही हैं एयर के थ्रू, उसको एयर से वाइब्रेशन में कन्वर्ट करना। मतलब कोई अपने से बात कर रहा है तो वो एक एयर के थ्रू ही तो आ रही है उसकी आवाज़ अपने पास, तो उनको एयर से वाइब्रेशन में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्पेडेंस मैचिंग। अब बात करते हैं डैम्पिंग। डैम्पिंग क्या होता है, इट हेल्प टू डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स। ये क्या होता है कि कोई आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है, अचानक से कोई बहुत तेज़ गाने बज रहे हैं, तो एक बार अचानक से अगर वो गाने बजेंगे तो एक बहुत तेज़ इरिटेशन होगी। तो ये क्या करते हैं, डैम्पिंग का मतलब क्या होता है कि जो बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है उसके लिए साउंड वेव की इंटेंसिटी को नॉर्मल करना, कि ईयर ड्रम ये क्या करेंगे, उसकी इंटेंसिटी कम कर देंगे और अपने को आवाज़ कम करके पहुँचाएंगे। एम्पलीफिकेशन क्या होता है कि जैसे कोई धीरे बोल रहा है, उसकी आवाज़ अपने को सुनाई नहीं दे रही, तो उसकी आवाज़ को तेज करके वाइब्रेशन को तेज कर देगी, जिससे कि उसकी आवाज़ अपने को सुनाई देगी। इट हेल्प टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स। मतलब जो आवाज़ धीरे आ रही है उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करके अपने को पहुंचाएगी, उसको बोलेंगे एम्पलीफिकेशन। अब बात करते हैं कंडक्शन ऑफ साउंड वेव्स। ट्रेवलिंग ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम टिम्फेनिक मेम्ब्रेन टू ओवल विंडो। ओवल विंडो जो एक इनर ईयर का पार्ट है उसको कंडक्शन ऑफ साउंड वेव्स कहाँ से होती है कि ये कहाँ से जाती है, ट्रेवलिंग ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम टिम्फेनिक मेम्ब्रेन। टिम्फेनिक मेम्ब्रेन से ओवल विंडो तक जो साउंड वेव्स आती है उनको बोलते हैं, वो होती है कंडक्शन ऑफ साउंड वेव्स। अब बात करते हैं इनर ईयर की। इनर ईयर जिसको दूसरे किस नाम से जानते हैं, लेब्रिंथ के नाम से। इनर ईयर इज कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर 2 स्ट्रक्चर होती है। पहली होती है वेस्टिबुलर एपरेटस और दूसरी होती है कोक्लिया। वेस्टिबुलर एपरेटस किस चीज़ में हेल्प करती है, अपनी बैलेंस में। किस में, बैलेंस में हेल्प करती है। और कोक्लिया हियरिंग में। किस में, हियरिंग में। वेस्टिबुलर एपरेटस रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस, इट इज सब डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस, और 2 पार्ट्स में ये डिवाइड की गई है। पहला है वेस्टिब्यूल और दूसरा है सेमी सर्कुलर कैनाल। वेस्टिब्यूल को फर्दर 2 टाइप में डिवाइड कर दिया गया, उसका नाम है यूट्रिसल और सेक्यूल। अब यूट्रिसल का क्या मतलब हो गया, यूट्रिसल का मतलब हो गया वर्टिकल एंड लीनियर। मतलब अपन वर्टिकल साइड में चलें, जैसे ऐसे चलें वर्टिकल साइड में, सीधे चल रहे हैं तो वो हो गया वर्टिकल एंड लीनियर, तो उसमें बैलेंस में हेल्प करेगी अपनी। और सेक्यूल क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल चलेंगे और लीनियर, तिरछे चल रहे हैं तो उसमें बैलेंस में कौन हेल्प करेगी, सेक्यूल। बात करते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल की।
फिर 3 नंबर्स होती है, 3 होती है नंबर में। तो एम्पुला और क्रिस्टा जो क्या होती है, सब डिवाइडेड इनटू सेमी सर्कुलर कैनाल इज सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, एम्पुला एंड क्रिस्टा। फिर ये क्या, ये दोनों किस चीज में हेल्प करती है, अपनी रोटेटरी मूवमेंट में। जब अपन गोल 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 घूमते हैं तो उस चीज में हेल्प कौन करती है, एम्पुला एंड क्रिस्टा। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ बैलेंस इज सेमी सर्कुलर कैनाल। अब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बैलेंस कौन सी है, सेमी सर्कुलर कैनाल। The vestibular branch of vestibulocochlear nerve start from vestibular apparatus and reach at cerebellum of the brain। अब जो वेस्टिबुलर ब्रांच होती है किसकी, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व की, ये स्टार्ट कहाँ से होती है, वेस्टिबुलर एपरेटस से, और जाती कहाँ पे, ब्रेन के सेरिबेलम पार्ट में। अब बात करते हैं कोक्लिया की, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हियरिंग के लिए, सुनने के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। स्नेल शेप स्ट्रक्चर, स्नेल शेप स्ट्रक्चर मतलब स्नेल का मतलब हो गया शंख, नहीं है तो जो शंख आता है ना मंदिर वगैरह में बजाते हैं अपन, तो शंख के शेप की होती है। इट कंटेन्स 2.5 फोल्ड्स। ये कितने फोल्ड्स होते हैं इसके अंदर, 2.5 फोल्ड। ट्रांजिशनल व्यू ऑफ कोक्लिया। अब जैसे कि ये इस शेप में होती है तो अपन ने इसका एक छोटा सा टुकड़ा का लेके उसका एग्जामिन किया, तो ये एक उसका एक छोटे से टुकड़े का एग्जामिनेशन है। तो जैसे ये हो गया इसका ओवल विंडो। फिर ये जो नीचे वाली मेम्ब्रेन हो गई, ये हो गई वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, ये जो ऊपर की तरफ है, इसमें अंदर जो फ्लूइड है वो है पेरिलिम्फ। इस वाले ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे स्केला वेस्टिबुलाई, मिडिल वाले पार्ट को बोलेंगे स्केला मीडिया, और नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे स्केला टिम्पेनिक। नीचे वाले में भी होती कौन सा फ्लूइड होता है, पेरिलिम्फ। ये होती है राउंड विंडो। अब जो ये हेयर सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है मिडिल में, इनको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई। और इसके अंदर कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है, ये एंडोलिम्फ। कौन सा है, एंडोलिम्फ। और ये वाली मेम्ब्रेन हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हियरिंग इज हेयर सेल्स। अब सुनाई किससे देता है अपने को, हेयर सेल से, ये जो यहाँ मिडिल में प्रेजेंट है। द ऑर्गन ऑफ हियरिंग इज ऑर्गन ऑफ कोटाई, और इस पूरे ऑर्गन को क्या बोलेंगे, ऑर्गन ऑफ कोटाई। द कोक्लियर ब्रांच ऑफ वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व स्टार्ट फ्रॉम कोक्लिया एंड रीच एट प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। जो कोक्लियर ब्रांच है किसकी, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व की, वो स्टार्ट कहाँ से होगी, कोक्लिया से, और जाएगी कहाँ पे, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया से स्टार्ट होगी और जाएगी कहाँ पे, एरिया नंबर 41 एंड 42 ऑफ टेम्पोरल लोब ऑफ ब्रेन। अब बात करते हैं पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ क्या है, जो ये फ्लूइड प्रेजेंट है ना इसमें ऊपर वाले ओवल विंडो में और राउंड विंडो में, तो इस फ्लूइड का नाम है पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ क्या होता है, प्रेजेंट इन बोनी लेब्रिंथ, कंपोजिशन इज सिमिलर टू ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब ये किस में प्रेजेंट होता है, बोनी लेब्रिंथ में। ये जो वाला पार्ट है यह है बोनी लेब्रिंथ, इसके अंदर ये प्रेजेंट है। और जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वैसे ही ये होता है। अब बात करते हैं एंडोलिम्फ की, जो प्रेजेंट होता है बीज के अंदर, प्रेजेंट इन मेम्ब्रेनस लेंथ, कंपोजिशन सिमिलर टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और ये किससे सिमिलर होता है, आईसीएफ के, इंट्रासेलुलर फ्लूइड के सिमिलर होता है ये। ऑल सेंसरी स्ट्रक्चर ऑफ इनर ईयर इज प्रेजेंट इन एंडोलिम्फ। जितनी भी सेंसरी स्ट्रक्चर होती है वो किस में प्रेजेंट होती है, एंडोलिम्फ में। जैसे कि हेयर सेल्स मिलके क्या बनाएगी, ऑर्गन ऑफ कोटाई, ये सब किस में प्रेजेंट होगी, एंडोलिम्फ में। अब पाथवे ऑफ हियरिंग क्या है, इसको अपन समझेंगे एक टेबल के थ्रू, और कौन से पाथ से कौन सी हियरिंग लॉस होती है ये भी अपन इसमें जानेंगे। जैसे साउंड वेव्स वाया एयर, एयर के थ्रू साउंड वेव्स आई, वो कहाँ पे कौन रिसीव करेगा, ईयर पिना। फिर ईयर पिना से कहाँ पे गई, वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, जो कि ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में गई। फिर कहाँ पे जाएंगे, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन यानी मिडिल ईयर। फिर क्या करेंगे, वाइब्रेशन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। फिर क्या करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में, जिससे कि अपने को सुनाई देगा वो। फिर आएगी ये बोन्स, मेलस इनकस स्टेपीज, इनसे जाएगी कहाँ पे, स्टेपीज के बाद में, स्टेपीज के बाद फिर ओ किससे, हाँ इनकस स्टेपीज। स्टेपीज के बाद में जैसे
स्टेपीडियस जो इसके आगे बोन वो मसल होती है, उस मसल के थ्रू किस में जाएगी, ओवल विंडो। फिर ओवल विंडो से किस में जाएगी, पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ कहाँ प्रेजेंट है, जैसे बोनी पार्ट में पेरिलिम्फ प्रेजेंट है। फिर पेरिलिम्फ से क्या होगा, राउंड विंडो। फिर किस में जाएगी, पहले तो था ओवल विंडो, फिर जाएंगी राउंड विंडो में। फिर किस में जाएगी, एंडोलिम्फ, यानी जो बीच वाला पार्ट है जिसमें सेंसरी जैसे और हेयर सेल्स, ऑर्गन ऑफ कोटा ये प्रेजेंट है। फिर जाएगी वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व के अंदर, और फिर वहाँ से ब्रेन में, फिर ब्रेन रिस्पॉन्स करेगा उस चीज़ का। अगर साउंड वेव्स से लेके या कहाँ तक, ये बोन्स जो होती हैं, मतलब रिसीव कर जहाँ से अपन बोलते हैं, मतलब ईयर पिन्ना से लेके बोन्स तक कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको बोलते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस। और अगर इनर ईयर में प्रॉब्लम हो, जैसे ओवल विंडो, पेरिलिम्फ, राउंड विंडो, एंडोलिम्फ, तो इनको बोलते हैं सेंसरी हियरिंग लॉस। वेस्टिबुलो को कोक्लियर नर्व में अगर प्रॉब्लम हो तो उसको बोलेंगे न्यूरल हियरिंग लॉस। और अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको बोलेंगे सेंट्रल हियरिंग लॉस। ये क्या है, ये है पाथवे ऑफ हियरिंग। Combination of sensory hearing loss and neural hearing loss is known as sensory neural hearing loss। अब जो ये सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस और न्यूरल हियरिंग लॉस होता है, इसको क्या बोलेंगे साथ में, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। अब कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन हियरिंग लॉस इज मिक्स्ड हियरिंग लॉस। अब एक या फिर दो या दो से ज़्यादा कोई भी एक साथ अगर अपनी प्रॉब्लम हो गई, जैसे सेंसरी हियरिंग लॉस भी हो गई, न्यूरल हियरिंग लॉस भी हो गई, कंडक्टिव हियरिंग लॉस भी हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड हियरिंग लॉस। प्रेस बाइकोसिस क्या होता है, प्रेस बाइकोसिस में होता है डिजेनरेटिव चेंजेस इन कोक्लिया विद एजिंग। एजिंग में कौन सी, सेनाइलेज। सेनाइलेज क्या होती है, मोर देन 45 ईयर्स इज नोन एज सेनाइलेज, इज नोन एज प्रेस बाइकोसिस। अब कोई भी एज की वजह से डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं उनको बोलते हैं क्या, प्रेस बाइकोसिस। द बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस इज हियरिंग एड। अब जितने भी कंडक्टिव हियरिंग लॉस यानी एक्सटर्नल ईयर के अंदर अगर कहीं पे भी कोई भी कंडक्टिव हियरिंग लॉस, मतलब इनकी वजह से एक्सटर्नल ईयर भी आ गया और कुछ पार्ट इसमें मिडल ईयर का भी आ गया, जैसे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या फिर ये बोन्स, तो इनमें कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है इनका हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स मतलब जो कान की सुनने की मशीन आती है, कुछ उस तरीके के प्रोडक्ट्स। द बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ सेंसरी हियरिंग लॉस इज कोक्लियर इम्प्लांट। और अगर सेंसरी हियरिंग लॉस हो गया तो उसके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, कोक्लिया को दोबारा इम्प्लांट करो, कोक्लियर इम्प्लांट। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड क्या होती है, साउंड वेव्स पर सेकंड मेजर्ड इन हेजार्ड। किस में मेजर्ड करेंगे, हेजार्ड, और हेजार्ड को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एच जेड। हियरिंग रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 20 to 20,000 हेजार्ड। ये क्या होती है, हियरिंग रेंज की फ्रीक्वेंसी होती है। अब बात करते हैं डेसिबल क्या होता है। डेसिबल क्या होता है, वॉल्यूम, एम्पलीट्यूड, लाउडनेस, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव इज मेजर्ड इन डेंसिटी। अब इन सबको किस में मेजर करेंगे, डेसिबल के अंदर मेजर करते हैं। तो डेसिबल क्या हुआ, जिसमें वॉल्यूम, एम्पलीट्यूड, लाउडनेस इन सबको मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं डेसिबल। अब बात करते हैं पेरिमिसिबल रेंज ऑफ साउंड इन डेसिबल। अब इसमें क्या होगा, जैसे 90 डेसिबल कितनी देर तक, कितनी रेंज होगी, 90 डेसिबल की 8 आवर्स रेंज होगी, और 95 की 4 आवर, 100 डेसिबल की 2 आवर। अब इसको लर्न करने की एक ट्रिक है, जो ये टेबल है ना, इसको लर्न करने की एक ट्रिक है, ऐड 5 इन डेसिबल। मतलब डेसिबल में तो 5 बढ़ाते जाओ, जैसे 90 तो 95, 95 है तो 100, 100 तक तो 105, और टाइम को क्या करते जाओ, हाफ। जैसे 90 का कितना है, 8 आवर, तो 95 का कितना होगा, 4 आवर, और 100 डेसिबल का 2 आवर। ये है, इसको लर्न करने की ट्रिक है, इसको पेरिमिसिबल रेंज ऑफ साउंड इन डेसिबल। अब कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ ईयर।
सबसे पहले बात करते हैं रिने टेस्ट की। रिने टेस्ट क्या होता है? रिने टेस्ट, ये दो टेस्ट हैं, एक तो है रिने टेस्ट, एक है वेबर टेस्ट। तो रिने टेस्ट क्या होता है? 512 हैजार्ड, 512 हैजार्ड, 512 हैजार्ड ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इज यूज्ड। इसके लिए, इस टेस्ट के लिए अपने को कितने हैजार्ड की ट्यूनिंग फोर्क की नीड होगी? 512 हैजार्ड की। ट्यूनिंग फोर्क क्या होती है? ये होती है ट्यूनिंग फोर्क। इसको अपन वाइब्रेट करके इससे इंटेंसिटी का पता लगाते हैं। अब इसको प्रोसीजर क्या है रिने टेस्ट को करने का? वाइब्रेट द ट्यूनिंग फोर्क। ये जो फोर्क है इसको क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। प्लेस द वाइब्रेटिंग पार्ट एट 2 इंच फ्रॉम एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। मतलब 2 इंच मतलब 5 सेंटीमीटर। तो अपने को क्या करना है कि वाइब्रेटिंग पार्ट को क्या करना है? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स से क्या करना है? 2 इंच दूर रखना है, 5 सेंटीमीटर। मतलब जो ये एक्सटर्नल ईयर है इससे अपने को 5 सेंटीमीटर दूर इसको रखना है और इसकी आवाज़ सुननी है। फिर बाय दिस वी असेस द एयर कंडक्शन। बाय दिस वी असेस द एयर कंडक्शन, मतलब अपने को आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं, इससे अपने को दो चीज़ पता लगानी है, एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन। तो प्लेस द वाइब्रेटिंग पार्ट जस्ट बिहाइंड द ईयर पिन। ये तो हो गया किसका? ये जो क्या करेंगे, 2 इंच दूर रखेंगे एक्सटर्नल ईयर से, तो इससे तो अपने को पता चलेगा एयर कंडक्शन का। और दूसरा होता है इसके अंदर, दूसरा होता है बाय द वाइब्रेट प्लेस द वाइब्रेटिंग पार्ट जस्ट बिहाइंड द ईयर पिना। मतलब कान के पीछे की तरफ अपने को इसको वाइब्रेटिंग पार्ट को टच करना है। बाय दिस वी असेस द बोन कंडक्शन, मतलब इससे अपने को क्या पता चलेगा? बोन कंडक्शन का पता चलेगा। अब जैसे क्या पता लगेगा, इसके लिए अपने को रिजल्ट पे आना पड़ेगा। जैसे रिजल्ट, एयर कंडक्शन मोर देन बोन कंडक्शन। अगर एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? इट इज़ पॉजिटिव रीडिंग, मतलब एक्सटर्नल ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ नॉर्मल फाइंडिंग। अगर बोन कंडक्शन ज़्यादा हुआ एयर कंडक्शन से तो क्या हुआ? इट इज़ नेगेटिव रीडिंग, मतलब एक्सटर्नल ईयर जो है उसमें प्रॉब्लम है कहीं पे भी। इट इंडिकेट कंडक्टिव हियरिंग लॉस, मतलब इससे क्या पता लगेगा कि अपने क्या है? कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस के अंदर जैसे कुछ पार्ट किसके आते हैं? मिडल ईयर के भी आते हैं, जैसे क्या? ईयर ड्रम और ओसिकल्स। लेकिन इस टेस्ट का एक ड्रॉबैक था क्या? कि ये कोई भी इंफॉर्मेशन किसके बारे में प्रोवाइड नहीं करवाता था? सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराता था। जैसे रिने टेस्ट डू नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट सेंट्रल न्यूरल हियरिंग लॉस। रिने टेस्ट रिमेन्स पॉजिटिव इन द केस ऑफ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। अब रिने टेस्ट पॉजिटिव भी बता सकता था और नेगेटिव भी, किसके अंदर? रिने इसके लिए सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के अंदर। फिर बात करते हैं वेबर टेस्ट की। वेबर टेस्ट में भी सेम 512 हैजार्ड की ट्यूनिंग फोर्क लेंगे। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है? इसको जैसे उसके लिए तो जो रिने टेस्ट था उसके लिए अपन ने क्या किया था? पहले तो जो एक्सटर्नल ईयर है उससे क्या किया था? 5 सेंटीमीटर या फिर 2 इंच उसको दूर रख के वाइब्रेट करवाया था। फिर दूसरा ईयर पिन के पीछे की तरफ टच करके वाइब्रेट करवाया था बोन्स के कंडक्शन के लिए। अब इसके अंदर क्या करते हैं? सर के बीच में रखते हैं, जैसे अपना सिर है तो इसके मिडल के अंदर ट्यूनिंग फोर्क को रख के ये टेस्ट करते हैं। वाइब्रेट द ट्यूनिंग फोर्क। फिर क्या करेंगे? प्लेस द वाइब्रेटिंग पार्ट एट मिड ऑफ द हेड। सर के बीच के अंदर वाइब्रेटिंग पार्ट को रखेंगे। एसेस फॉर लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड वेव्स। अब लेटरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक साइड साउंड का चले जाना। मतलब अगर एक साइड साउंड सुनाई देगी तो मतलब कोई दिक्कत है। तो इसका क्या रिजल्ट देखते हैं। जैसे क्या रिजल्ट होगा? नो लेटरलाइजेशन इक्वल साउंड इन बोथ ईयर। मतलब अगर कोई भी एक साइड ऐसा नहीं हो रहा है कि दोनों साइड इक्वल साउंड सुनाई दे रही है, ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई एक साइड ज़्यादा आ रही है या एक साइड कम आ रही है, तो मतलब क्या है? नॉर्मल फाइंडिंग, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, सब सही है। लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड वेव्स टूवर्ड्स द नॉन अफेक्टेड ईयर। अब अगर साउंड एक साइड जा रही है, कौन से साइड में? नॉन अफेक्टेड ईयर के साइड जा रही है, तो क्या है? उसको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है।
अब क्या है, लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड वेव्स टुवर्ड्स अफेक्टेड ईयर, और अगर अफेक्टेड ईयर के साइड आ रही है तो क्या है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। अगर अफेक्टेड की तरफ सुनाई दे रहा है तो क्या है वो, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। वेबर टेस्ट इज ओनली इफेक्टिव इन यूनिलेटरल हियरिंग लॉस। अब बात करते हैं किसकी, डायग्नोस्टिक टेस्ट की। जैसे इसमें पहले है टोमोग्राफी। टोमोग्राफी क्या होती है, इसके अंदर क्या करेंगे, इट इज द रेडियोलॉजिकल, मतलब इसमें एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई ये सब होती है। एग्जामिनेशन ऑफ मिडल एंड इनर ईयर ऑफ स्ट्रक्चर। क्या होता है टोमोग्राफी, कोई भी एग्जामिनेशन करना किसका, मिडल या फिर इनर ईयर का, उसको क्या बोलेंगे, टोमोग्राफी। सीटी, एमआरआई, एक्सरे ये सब करवाना उसको बोलते हैं टोमोग्राफी। ये सारे पॉइंट्स आते हैं इसके अंदर। कवर द आई टू प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम रेडिएशन। इसके लिए अपन क्या करेंगे, आईज को कवर कर देंगे, क्यों कि डैमेज से बचाने के लिए, जो भी रेडिएशन की वजह से आई पे इफेक्ट पड़ेगा उनसे प्रिवेंट करने के लिए क्या कर देंगे, आईज को कवर कर देंगे। कलेक्ट हेल्थ हिस्ट्री अबाउट एनी एलर्जी ड्यू टू डाई कॉन्ट्रास्ट मीडियम, कॉन्ट्रास्ट मीडियम। तो मतलब किसी भी डाई से कोई भी तरह की एलर्जी है तो उसके लिए अपने उसको प्रीवियस हेल्थ हिस्ट्री के बारे में पूछना पड़ेगा। फिर बात करते हैं ओडोमेट्री। ओडोमेट्री क्या होता है, अब इसमें क्या करते हैं, असेसमेंट ऑफ रिस्पॉन्स टू वेरियस डेसिबल साउंड इज नोन एज ओडोमेट्री। मतलब अलग अलग आवाज़ें सुनवा के उसको, उसके लिए रिस्पॉन्स चेक करेंगे कि सारी आवाज़ें सही से सुनाई दे रही है या नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स, प्योर टोन ओडोमेट्री। इसमें क्या करेंगे, रिस्पॉन्स टू स्पोकन वर्ड्स, म्यूजिक, बर्ड साउंड लाइक एनिमल साउंड आर असेस्ड। मतलब इसके अंदर क्या करेंगे, कुछ भी वर्ड बोलेंगे, पूछेंगे सुनाई दे रहा है क्या, म्यूजिक सुनाएंगे, बर्ड्स की साउंड सुनाएंगे, एनिमल्स की, और उसको असेस करेंगे। फिर बात करते हैं स्पीच ओडोमेट्री। इसके अंदर क्या होता है, रिस्पॉन्स टू ओनली स्पोकन वर्ड्स आर असेस्ड। इसमें क्या रिस्पॉन्स चेक करेंगे कि स्पोकन वर्ड्स का असेसमेंट कर रहा है या नहीं। फिर बात करें, रिजल्ट ऑफ ओडोमेट्री आर प्रेजेंटेड ऑन ग्राफ विच इज नोन एज ऑडियोग्राम। अब इसका रिजल्ट किस पे लिखते हैं, एक ग्राफ के ऊपर लिखते हैं ओडोमेट्री का रिजल्ट। उस ग्राफ को किस नाम से जानते हैं, ऑडियोग्राम। अब बात करते हैं किसकी, निस्टैग्मो कोक्लियोग्राफी या फिर इलेक्ट्रोनिस्टैग्मोग्राफी। इसमें क्या होता है कि मतलब ये इसमें कोई ईयर का असेसमेंट करते हैं किसके थ्रू, आई की हेल्प से। जैसे कि द टेस्ट इज यूज टू असेस बैलेंस। ये किस लिए होता है, ये टेस्ट बैलेंस को असेस करने के लिए। इन दिस नॉर्मल एंड मेडिकेशन असिस्टेड निस्टैग्मस शुड बी असेस्ड। अब इसमें क्या होता है कि अपन क्या देखेंगे, रैपिड मूवमेंट ऑफ आई बॉल के मूवमेंट से पता लगाएंगे क्या। जैसे आगे देखते हैं, कैलोरिक टेस्ट इज द पार्ट ऑफ निस्टैग्मो कोक्लियोग्राफी। अब इसमें कैलोरिक टेस्ट क्या होता है, कैलोरिक टेस्ट से पता लगाएंगे। कैलोरिक टेस्ट क्या होता है, इन दिस वाटर इज इंस्टिल्ड इन ईयर कैनाल एंड द रिस्पॉन्स ऑफ आई बॉल मूवमेंट इज असेस्ड। मतलब जो ईयर कैनाल है उसके अंदर वाटर डाल के और आई के रिस्पॉन्स से पता लगाएंगे कि कौन से ईयर में प्रॉब्लम है। डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ वाटर इज यूज्ड। अब इसमें अलग अलग टेम्परेचर का वाटर यूज करेंगे, जैसे ठंडा या गर्म। कोल्ड वाटर एट 30 डिग्री एंड वार्म वाटर एट 44 डिग्री। ठंडा पानी यूज करेंगे 30 डिग्री सेल्सियस का, और वार्म वाटर यूज करेंगे कितना, 44 डिग्री सेल्सियस। अब रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा काउज इज नॉर्मल फाइंडिंग। काउज का मतलब क्या होता है, काउज इफ कोल्ड वाटर इज इंस्टिल्ड इन राइट ईयर। अगर राइट साइड के ईयर के अंदर ठंडा पानी डाला जाए तो क्या होगा, निस्टैग्मस इज सीन इन अपोजिट आई। तो क्या होगा, जो अपोजिट आई है उसका मूवमेंट दिखेगा, अपोजिट आई मूव करेगी। जैसे राइट में डालेंगे तो लेफ्ट आई मूव करेगी। इफ वार्म वाटर इंस्टिल्ड इन राइट ईयर कैनाल देन निस्टैग्मस सीन इन सेम आई। और अगर क्या करेंगे, वार्म वाटर को राइट ईयर में डालेंगे तो क्या होगा, राइट ईयर में ही क्या दिखेगा अपने को, आई बॉल का मूवमेंट। फाइंडिंग अदर देन काउज कंसिडर्ड as abnormal and indicate the abnormality of brain stem, cerebellum, vestibulocochlear nerve। अगर इस काउज के अलावा कोई और फाइंडिंग हुई तो क्या इंडिकेट करेगा, एबनॉर्मलिटी ऑफ ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। काउज इफेक्ट क्या था, काउज का मतलब था अगर नॉर्मल फाइंडिंग के लिए
क्या करेंगे, इफ नॉर्मल कोल्ड वाटर इज इंस्टेड इन राइट ईयर में ठंडा पानी डालेंगे तो आई का मूवमेंट किधर होगा, मतलब कौन सी आई का मूवमेंट होगा, अपोजिट यानी लेफ्ट आई का मूवमेंट होगा। और अगर गर्म पानी डालेंगे राइट ईयर में तो सेम आई का मूवमेंट होगा। अब बात करते हैं नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज की। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या है, 6 आवर NPO इज नीडेड प्रियर टू एग्जामिनेशन। 6 आवर NPO मतलब नथिंग बाय माउथ, मतलब 6 घंटे पहले कुछ भी नहीं खिलाएंगे पिलाएंगे। अवॉइड कॉफ़ी कैफिनेटेड बेवरेजेस। कैफिनेटेड बेवरेजेस का मतलब हो गया जो ये पैक आते हैं ना, जैसे कैंस, कोल्ड ड्रिंक के कैन वगैरह, एनर्जी ड्रिंक वगैरह ये सब। एंड अननेसेसरी मेडिकेशंस, और कोई भी अननेसेसरी मेडिकेशंस को अवॉइड करेंगे। 24 आवर पीरियड टू एग्जामिनेशन, 24 घंटे एग्जामिनेशन से 24 घंटे से पहले इन सबको अवॉइड कर देंगे। अब इससे क्या होगा, नोजिया, वोमिटिंग, एटेक्सिया इज एक्सपेक्टेड फाइंडिंग, ये सब एक्सपेक्टेड फाइंडिंग रहेंगे इसमें। 3 आवर्स NPO इज नीडेड आफ्टर द एग्जामिनेशन टू प्रिवेंट नोजिया, वोमिटिंग, एस्पिरेशन। अब एग्जामिनेशन के बाद क्या करेंगे, 3 घंटे तक पेशेंट को कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं देंगे। क्यों, किससे प्रिवेंट करने के लिए, नोजिया, वोमिटिंग और एस्पिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए। अवॉइड फाइन वर्क आफ्टर एग्जामिनेशन, कोई भी काम करने के लिए एग्जामिनेशन के जस्ट बाद में काम करने के लिए मना करेंगे। इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट द टाइमिंग ऑफ द टेस्ट बिकॉज दिस इज एन टाइम कंज्यूमिंग एग्जामिनेशन, मतलब पेशेंट को अपने को पहले ही बता देना है कि इस एग्जामिनेशन में टाइम लगेगा ज़्यादा, तो ये डिटेल अपने को पेशेंट को पहले ही दे देनी है। यहीं पे ही अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।